हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। सरिता की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आंसुओं से पूरा तकिया भीग गया था। मुंह से रह रहकर हिलकियां निकल रही थी। पूरे बदन में कपकपी हो रही थी। मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा था। उसके हाथ बार बार अपने चेहरे पर जाते थे, जैसे वह अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकने का प्रयास कर रही थी। बहुत कष्ट में लग रही थी सरिता। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। ऐसा कौन सा दुख है या बात है जो सरिता को मन ही मन कचोट रही है। वह अपना यह दुख किसी से क्यों नहीं कह पा रही है। आखिर उसको कष्ट क्या है। सरिता की बहू रमा उसके पैरों की ओर बैठी थी। उसे अपनी सास की भरपूर सेवा की थी और अब भी लगातार कर रही थी। आज के जमाने में ऐसी बहुएं मिलती ही कहाँ हैं। सरिता की बेटी निशा उसका सिर लगातार सहलाए जा रही थी और उसे सांत्वना दे रही थी। मम्मा, आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पापा है ना, वो सब संभाल लेंगे। वो दुनिया के सबसे अच्छे पापा है मम्मा। उनके रहते आपको कुछ नहीं होगा मम्मा। सरिता इसी बात से तो परेशान थी। वह भी जानती थी कि उसके पति दीपक नाम के ही दीपक नहीं है, बल्कि वास्तव में कुल दीपक हैं। कोई आदमी दीपक जैसा भी हो सकता है, ये सरिता ने केवल कहानियों में ही पढ़ा था। लेकिन जैसे जैसे वह दीपक को जानती गई, उसका प्रेम उसकी भक्ति में बदलता चला गया। वह अपनी जिंदगी के उन क्रूर क्षणों को कैसे भूल सकती है, जब नीति के क्रूर हाथों ने उसका पहला प्यार, पहले पति गिरीश को शादी के महज 5 साल बाद ही छीन लिया था। कितना प्यार करते थे गिरीश उसे यह याद है कि कभी गिरीश ने उसका दिल दुखाया हो, ना कभी शिकायत का मौका दिया और ना कभी शिकायत ही की। भगवान उस पर इतना मेहरबान होगा उसने कभी नहीं सोचा था। वो अपनी छोटी सी जिंदगी में कितनी खुश थी। तब निशा 2 साल की थी। लगता है कि उसकी खुद की नजर लग गई उसकी जिंदगी को, उसके परिवार को। तभी तो एक दिन वह खबर आई जिसकी कल्पना मात्र से वह सिहर उठी थी। गिरीश मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस जा रहे थे और पीछे से एक ट्रॉली ने उन्हें कुचल दिया। इस दूरदर्शी को वह कैसे भूल सकती है भला। उस एक घटना ने उसकी हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई थी और उसकी गोद आंसुओं से भर गई थी। वह निशा को अपने बाहों में भर के ना जाने कब तक रोती रही। बेचारी 2 साल की छोटी सी बच्ची समझ ही नहीं पाई कि उसकी मम्मा रो क्यों रही है। मम्मा को रोते देख वह भी जोर जोर से रोने लगी थी। दीपक सिविल इंजीनियर था और हंसमुख स्वभाव का लड़का था। उसकी शादी रेखा से हुई थी। एक बेटा लोकेश था जो 3 साल का हो गया था। दीपक की पत्नी रेखा का शादी से पहले एक लड़के से चक्कर चल रहा था। लड़का थोड़ा उचक्का टाइप का था। रेखा जिद पर अड़ी रही कि वह उसी लड़के से शादी करेगी, मगर घर वाले उस बदमाश प्रवृत्ति के लड़के से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होते देखना चाहते थे। दीपक उनका जाना पहचाना था और उसकी शालीनता और उसके मधुर व्यवहार के कारण वह पूरे परिवार को पसंद था, मगर रेखा को नहीं। दीपक एक कुलीन लड़का था जो अपनी हदों को जानता था। अपनी ओर से दीपक ने रेखा को सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया था, मगर जिन्हें नाले में नोट लगाने में आनंद आता हो, उन्हें गंगा जी में डुबकी लगाने में कैसे आनंद आएगा। एक दिन मालूम चला कि रेखा अपने 3 साल के बच्चे लोकेश को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। घर पे रखे सब गहने और नकदी भी ले गई थी अपने साथ। दीपक के लिए यह आघात मौत से भी भयंकर था। वह समझ ही नहीं पाया कि उसके प्यार में कहाँ कमी रह गई थी। उसे यह भी याद नहीं कि कभी उन दोनों की लड़ाई हुई हो। यद्यपि 1-2 बार रेखा ने कहा भी था कि तुम मुझसे लड़ते क्यों नहीं हो। इसके लिए रेखा ने प्रयास भी खूब किए थे कि वह लड़ाई करे तो इसी का बहाना बनाकर वह घर से भाग जाए, मगर दीपक पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ था कि वह कभी नहीं लड़ा। यहाँ तक कि जब रेखा ने उसकी मम्मी पापा से अलग होने की बात जानबूझकर की, तब भी वह चुपचाप अलग हो गया था, मम्मी पापा की इच्छा के विपरीत। इससे रेखा बहुत अपसेट हो गई क्योंकि उसका काम तो नहीं बना। रेखा को बड़ा अफसोस था कि दीपक उसे भगाने की ना तो कोई बहाना दे रहा था और ना कोई मौका। इसे पूरे समय में वह अपने प्रेमी से भी मिलती रही और फिजिकली भी होती रही। लोगों ने दीपक को यह बात बता भी दी थी। खुद रेखा ने किसी को कहते हुए सुन भी लिया था, मगर दीपक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और ना ही उससे कुछ कहा। उस दिन वह कितनी निराश हुई थी। अब इससे ज्यादा गंदी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती, मगर दीपक फिर भी खामोश बना रहा था। अब तो भागने के सारे रास्ते भी बंद हो गए थे। दीपक की इच्छा थी कि एक बेटी पैदा हो जाए तो परिवार पूरा हो जाए, मगर रेखा उसकी बात कैसे मान लेती। उसे चिढ़ाने के लिए वह अभी इसे टालना चाहती थी। हालांकि दीपक ने कोई जोर जबरदस्ती कभी नहीं की थी, मगर रेखा को यह बहाना जरूर मिल गया था भागने का, और वह एक दिन भाग निकली। दीपक की दुनिया उजड़ गई थी। जिसकी बीवी अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, ऐसे आदमी को क्या हर्ष होता है।
यह कोई दीपक से समझे। ऐसे आदमी एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। लोग उसे जगह जगह से कचोटते हैं, उसकी खाल उधेड़ लेते, जख्मों पर नमक छिड़कने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दीपक भी एक जिंदा लाश की तरह जी रहा था अपने बेटे लोकेश के लिए। जब दीपक के पास सरिता का प्रस्ताव आया था तो उसने अपने बेटे लोकेश के भविष्य को ध्यान में रखकर सरिता से मिलने का मन बनाया। किसी परिचित के घर दोनों की मुलाकात करवाई गई। सरिता को यह प्रथम मुलाकात अच्छी तरह याद है। जब दीपक ने कहा था कि सरिता जी, मैं यह विवाह अपने लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। मुझे एक पत्नी ही नहीं, मेरे बेटे के लिए एक माँ की जरूरत है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि मैं एक अच्छा पति साबित नहीं हुआ हूँ। आप इस बिंदु पर अच्छी तरह सोच समझकर ही अपनी राय प्रकट करना। मेरे घर वाले मेरी तकलीफों का पुल बांधेंगे, जो उनका कर्तव्य भी है। सभी के घर वाले ऐसा करते हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, मगर आप उस जाल में मत फंस जाना। सोचने के लिए पूरा वक्त लेना। हाँ, 2 बातों को मैं विश्वास अवश्य दिला सकता हूँ आपको, यदि आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं तो। एक बात तो यह कि मैं अपने पति होने का कभी हक नहीं जताऊंगा, और दूसरी बात यह कि मैं लोकेश और निशा में कभी भेदभाव नहीं करूंगा। दोनों की परवरिश में कोई अंतर नहीं होगा। अब फैसला आपको लेना है। दोनों की शादी हो गई, दोनों की बच्चों की अब मम्मी पापा मिल गए थे। सरिता शुरू में सहमी सी रहती थी और संकोच भी करती थी, लेकिन दीपक के निर्मल व्यवहार ने उसकी सारी शंकाएं निर्मूल कर दी थी। धीरे धीरे सरिता के मन में दीपक के लिए प्यार उमड़ने लगा था। वो अपने दोनों बच्चों पर भरपूर ममता लुटा रही थी। दोनों बच्चे उसी के साथ सोते थे। सरिता ने लोकेश को अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया। वह भी निशा को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था। अरे, मैं तो भूल ही गया था, देखा कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ आजकल। ठीक है, दोनों बच्चे इस कमरे में सो जाएंगे और मैं अपना बिस्तर बाहर बरामदे में लगा लेता हूँ। सरिता बोली, आपने हमें वचन दिया था कि आप कभी अपने पति होने का हक नहीं जताएंगे, मगर हमने तो आपसे कभी वादा नहीं किया कि हम कभी पत्नी होने का हक छोड़ेंगे। और सरिता दीपक के गले लग गई और दिन बीतते रहे और बच्चे बड़े होने लगे। श्राद्ध पक्ष में सरिता गिरीश का श्राद्ध रखती थी। दीपक के ना तो कोई ऐतराज जताया और ना कभी गिरीश के लिए कुछ अशब्द कहे। गिरीश का प्यार डल झील की तरह था तो दीपक का प्यार हिंद महासागर की तरह, और इसमें कुछ भी असंभाविक नहीं था। वही ऐसा है कि उससे हर किसी को प्यार हो जाए। रेखा कितनी मूर्ख लड़की थी जो सूरज को छोड़कर एक जुगनू के पीछे पीछे भाग रही थी, मगर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर रेखा नहीं भागती तो क्या यह पारस उसके हाथ लगता? आज जब सरिता अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही है, डॉक्टर ने उसे ब्लड कैंसर बता दिया और उसे बस चंद दिनों का मेहमान घोषित कर दिया है, तो वह आज अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान से वरदान मांग रही थी कि अगले जन्म में उसे पति फिर से मिले, मगर वह निश्चय नहीं कर पा रही थी कि कौन सा पति मिले, गिरीश या दीपक, और इसलिए वह उद्विग्न थी, आंसुओं में डूबी हुई थी, दुविधाग्रस्त थी, तय नहीं कर पा रही थी कि उसे किसे ज्यादा चाहती है, गिरीश को या दीपक को। इसलिए वह लगातार रोई जा रही थी। तभी दीपक आया और उसके सिर अपनी गोद में रखकर बोला, ये क्या हाल बना रखा है सरिता तुमने? ऊपर से जब गिरीश जी तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कहेंगे कि उनकी अमानत को मैंने संभाल कर नहीं रखा। मैं भी कैसा आदमी हूँ जो इतना सा भी नहीं कर पाया। मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें, तुम ही बतलाओ। सरिता ने अपना हाथ उनके ओठों पर रखते हुए कहा, आपने मेरी दुविधा मिटा दी नाथ। मैं इतने सालों तक मृग मृचिका की तरह भटकती रही और अल्पबुद्धि नारी अपने प्रभु को पहचान ही नहीं पाई। आज मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो गए। अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। बस एक बार मुझे अपने चरण स्पर्श करने का अवसर दे। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में भी अपनी पत्नी होने का सौभाग्य प्रदान कर दो स्वामी। यही मेरी अंतिम इच्छा है। और सरिता दीपक के चरणों की ओर झुकी और चरण स्पर्श किए हुए लुढ़क गई। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।